Welcome. We will start NCERT Class 8th History Chapter 5 that talks about when people rebel, what happened when the strict laws of the Britishers were implemented on the Indian population. How did the Indian kings, Indian Rajput, Indian princes fought against them? How did the soldiers react? All these things will be discussed in this unit. First of all, our first topic is policies and the people. The policies of the East India Company affected different people like kings, queens, peasants, landlords, tribals and soldiers in different ways. They bear hardship. Now students, our next topic is Nawab lose their power. First of all, Nawab lose their power. Almost all the Nawabs lost their power when they are fighting. As the Britishers, like this power got eroded, the Nawabs of Bengal, Awadh, always defeated in the hands of the Britishers, either by any conspiracy or by the British strength. They defeated the Nawabs. Once the defeat happens, it has very difficult for Nawabs to come back. So slowly the power of the Nawabs got eroded away. Not only the Nawab to come back, so slowly the power of Nawabs got eroded. The Indian kings, whoever tried to negotiate with the British, failed to get their support. For example, Rani Lakshmi Bai, who tried and fought with them to recognize her aligned son whom she had adopted, but they did not recognize. So Nawab lose their powers. Since the mid-18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They lost their authority and honor. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh and it was annexed in 1856 on the basis of administration. आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है, चैप्टर सेकंड में पढ़ा है कि एक रेसिडेंट लॉ लाया गया था, जो लॉर्ड वेल्सली का एक कॉन्सेप्ट था रेसिडेंट्स का. रेसिडेंट्स कौन होते थे? रेसिडेंट्स वो थे जो ब्रिटिश एजेंट होते थे, जो इंडियन किंग्स के कोर्ट में अपॉइंट किए जाते थे और इंडियन किंग्स के कामों में इंटरफेयर किया करते थे. 1801 में अवध की जो हाफ ऑफ द टेरिटरी थी वो सब्सिडरी अलाइंस की वजह से ले ली गई थी, क्योंकि ये रूल्स ब्रिटिश आर्मी की सैलरी सब्सिडरी अलाइंस में तो आपको पता ही है, अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि ब्रिटिश आर्मी के सैलरी को पे अगर नहीं कर पाते थे तो वो टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेते थे. उसके बाद 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने मिस गवर्नमेंट का बहाना बना करके अवध को पूरा का पूरा अक्वायर कर लिया था. Along with this, direct conquest and doctrine of lapse were imposed and symbol of authority were destroyed. उसी चैप्टर में आपने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी पढ़ा है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का रूल आपको पता है, ये लॉर्ड डलहौजी ने इसे इम्पोज किया था, जिसमें जिस भी रूलर के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था उसको अपनी टेरिटरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी. तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई गई थी जिससे इंडियन किंग्स की पावर ख़त्म होने लग गई थी, या जानबूझ के उनके ऊपर जो है अपना फोर्सफुली उन्हें जो है उनके टेरिटरी को ज़बरदस्ती क्वायर किया जा रहा था. ब्रिटिशर्स ने एक काम और भी किया था. जितने भी कॉइन्स थे उस पे इंडियन किंग्स की इमेजेस होती थी. बाद में उन्होंने क्या किया कि ये इमेजेस को भी हटाना शुरू कर दिया. कुछ रूलर्स जैसे रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब ने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन किया ताकि उनकी टेरिटरी को बचाया जा सके. झांसी की रानी, जो उनका सन जो है वो एक अडॉप्टेड सन था. नाना साहब जो है वो खुद पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे. तो सभी जानते थे कि अगर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आती है तो इनकी टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेंगे या उन्हें एनेक्स कर लेंगे. तो ये सारे रीजंस थे. उसके अलावा द कंपनी बिगिन टू प्लान टू ब्रिंग टू एंड द मुगल डायनेस्टी एंड बहादुर शाह जफर वॉज डिक्लेयर्ड एज द लास्ट किंग ऑफ मुगल्स. इसके बाद कंपनी ने एक और काम किया था कि मुगल डायनेस्टी जो थी उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करने की बात कही कि अब ये डायनेस्टीज़ का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, और बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको उन्होंने लास्ट किंग डिक्लेयर किया कि मुगल्स के ये लास्ट किंग है. अब इसके बाद से कोई किंग नहीं बनेगा, ये किसी को किंग नहीं कहा जाएगा, कोई किंग नहीं कहलाएगा. तो सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने समझा कि नवाब्स जो थे, जो पावरफुल लोग थे, जो सबसे जिनके पास ज़्यादा पावर थी, उन लोगों ने कैसे धीरे धीरे अपने पावर को लूज़ किया. तो इस पावर को लूज़ करने की वजह से उनके अंदर एक गुस्सा था. इस
कम्युनिटी या इस ग्रुप के अंदर जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक विद्रोह की बात थी, एक गुस्से की बात थी. Our next topic is peasants and the sepoys. In the countryside, peasants and zamindar resented the high taxes and the rigid method of revenue collections. आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हो, चैप्टर 3 में पढ़ा है कि पीजेंट्स के ऊपर टैक्सेस का बर्डन इतना ज़्यादा डाल दिया गया था कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम इन्होंने बनाए थे कि अलग अलग तरीके से किस तरह से पीजेंट्स को और ज़मींदारों को जो है उनसे टैक्स बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वसूल किया जाए. अगर वो किसी वजह से टैक्स नहीं कर पा रहे होते तो क्या होता था, उनकी ज़मीनों को छीन लिया जाता था, उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता था. तो ये भी था कि जो पीजेंट्स थे उनके अंदर एक एंगर आ रहा था, उनके अंदर एक गुस्सा आ रहा था. इसके बाद हम इंडियन सिपॉइज़ की बात करते हैं. द इंडियन सिपॉइज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज. जितने भी इंडियन लोग थे या जो सिपाही थे जो ब्रिटिश आर्मी में अपॉइंटेड थे, काम करते थे, उनको इतनी कम सैलरी और अलाउंसेस मिलते थे कि वो अपनी सैलरी और अलाउंसेस से नाखुश थे. लो सैलरी की वजह से जो है वो अपने जो टैक्सेस थे वो नहीं पे कर पा रहे थे, उनका जो घर था वो नहीं चल पा रहा था. इसके अलावा इंडियन सिपाहियों को ब्रिटिशर्स फोर्सफुली उन्हें फोर्स करते थे उनके रूल को फॉलो करने के लिए, जो कई बार इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते थे, हर्ट करते थे. अगर आप बात करें 1824 की, तो उस समय बर्मा में, जो अभी प्रेजेंट में जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक वॉर चल रहा था. तो उस वॉर में ज़बरदस्ती जो है फोर्सफुली इन सिपॉइज़ को भेजा जाने लगा. और इसके अंदर कंडीशन ये थी कि बहुत सारी, जैसे मोर ओवर सम न्यू रूल्स वॉयलेटेड देयर रिलीजन, सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स, बट ब्रिटिश मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन इन सर्विस टू फॉलो ऑल द टर्म्स. ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियन सिपॉइज़ जो हैं वहाँ जाके पार्टिसिपेट करें, उस वॉर में जाएं. लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनका जो रिलीजियस जो बिलीव था वो ये था कि अगर कोई भी इंडियन सी क्रॉस करके और दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ पर वो अपने धर्म से दूर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम सी नहीं क्रॉस कर सकते. हालांकि ये मानने को तैयार थे कि वो लैंड रूट से अगर उनको भेजा जाए तो वो जाने के लिए तैयार थे. लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात बहुत बुरी लगी. उन्हें लगा कि ये सिपॉइज़ जो है उनकी बात नहीं मान रहे हैं. तो ये एक चीज़ थी. सिपॉइज़ ऑल्सो हैड द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, सो दे वर डायरेक्टली अफेक्टेड द रेवेन्यू पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश. इसके अलावा जो सिपाही थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विलेज से बिलोंग करते थे, किसी एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. तो उनके जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ की वजह से भी ये ज़्यादातर जो है परेशान थे. ये सिपॉइज़ जो थे वो एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होने की वजह से टैक्सेस को लेकर के इन्हें बहुत सप्रेस किया जा रहा था. तो ये भी रीज़न था कि इंडियन सिपॉइज़ में इस बात को भी लेकर के बहुत गुस्सा था, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये होते चले जा रहे थे. Our next topic is responses to reforms. The British believed that Indian society had to be reformed. Britishers को लगता था कि इंडियन सोसाइटी में जो है रिफॉर्म होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, बहुत सारे संशोधन की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है. इन्होंने सोसाइटी में बहुत से लॉ और एक्ट रिफॉर्म करने के लिए बनाए थे. जैसे laws were passed to stop sati practice, to encourage remarriage of widows. जैसे सती प्रथा को बंद करने के लिए लॉ बनाया गया था. विडो रीमैरिज एक्ट बना दिया गया था. इसमें विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार मिल गया था. अब इंडियंस को लगने लगा कि ये लोग हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहे हैं. आफ्टर 1830, तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज कुड ओन लैंड इन इंडिया. 1830 के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे इनको धीरे धीरे लैंड प्रोवाइड किया जा रहा था ताकि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकें. तो एक तरफ तो ये था कि जो पीजेंट्स थे, जो गरीब मज़दूर थे, उनसे लैंड छीना जा रहा था, उन्हें सप्रेस करके टैक्स का बर्डन बढ़ा करके उनसे लैंड छीना जा रहा था. और दूसरी तरफ एक नया रूल आया कि जो लोग भी अगर क्रिश्चियनिटी में या क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उन्हें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे इनहेरिट करने के लिए मिल जाएगा, या उसे इनहेरिट कर सकते हैं, तो उन्हें इनहेरिट करने का अधिकार मिल जाएगा. इस वजह से इंडियंस को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स अपने कल्चर जो है वो इंडियंस पे थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको फॉलो करवा रहे हैं. द लिटरेचर एंड द कल्चर ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो मेड टू फील बाय ब्रिटिशर्स एज एब्सोलेट एंड अनवर्दी.
one of the British writers said that the entire literature of India and Arab is equal to the one shelf of the books of English literature. तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि जो इंडियन कल्चर है, यहाँ का जो लिटरेचर है, ये सब बेकार है. एक ब्रिटिश राइटर ने कहा भी, आपकी बुक में है, इसको आप पढ़िएगा, कि ब्रिटिश राइटर्स ने कहा कि इंडियन और अरब लिटरेचर जो है ये इतनी कम है, इतनी बेकार है, इतनी अनवर्दी है कि इसको ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक शेल्फ में पूरा का पूरा रखा जा सकता है. यानी ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी नहीं है. सो Indian took these reforms as offense to their culture and heritage and considered them as subordinate to of religious practice and opposed them. इंडियन इन सभी चेंजेस रिफॉर्म्स को लेकर के वो परेशान थे, एक इलीगल एक्ट के फॉर्म में देख रहे थे. इन्हें लग रहा था कि जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, ये इलीगल हो रहा है. और इंडियंस को लग रहा था कि हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस को रोका जा रहा है, जो कि इंडियंस के एग्रेशन की एक बड़ी वजह थी. थ्रू द आइज ऑफ द people convicted that the English were determined to wipe out the religions of Hindu and the Muslim and wanted the whole population to be converted in Christianity. इंडियंस को लगने लगा कि ब्रिटिश इंडिया से हिंदू और मुस्लिम्स को या सारी पॉपुलेशन को जो है क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, क्रिश्चियन बना देना चाहते हैं. तो एक ये भी रीज़न था इनके अंदर, जो क्रोध था, जो इनके अंदर गुस्सा था. तो चिल्ड्रन, आपने देखा कि इंडिया के अलग अलग रीज़न्स, सबके सारे जो इंडियंस थे उनके अलग अलग रीज़न्स थे. चाहे वो नवाब हों, चाहे वो पीजेंट्स हों, चाहे वो ज़मींदार हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों, इस सबको आपने चैप्टर 1 to 4 में पढ़ा है कि ये सब ने अलग अलग रीज़न्स के कारण से जो है वो ब्रिटिशर से नाराज़ थे. लेकिन एक चीज़ ये थी कि जितने भी लोग थे उनकी नाराज़गी का कारण एक था, यानी सभी लोग जो है सिर्फ ब्रिटिशर्स से नाराज़ थे. और यही नाराज़गी जो है आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे कि ये 1857 के रिवोल्ट का कारण बना. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. थैंक यू.